नमस्कार साथियों, मैं प्रभुलाल आपको आज मुगल काल के अंतिम चरणों की तरफ ले चलता हूँ। स्वागत है आपका मिशन 100+ कोचिंग क्लास में। चलते हैं अपन शाहजहां की तरफ। ये उन महान सम्राटों के अंदर तीसरे नंबर का सम्राट था। नंबर 3 हमने पहले पढ़ा था बाबर, फिर हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी। उसके बाद में अपन अकबर की तरफ गए, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद अपन अब चल रहे हैं शाहजहां की तरफ। मित्रों, शाहजहां का व्यक्तिगत परिचय: जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी, 5 जनवरी 1592 ईस्वी लाहौर के अंदर होता है। बचपन का नाम इसका खुर्रम होता है। खुर्रम ये उसी जुनते के अंदर जुड़ता है जो मुमताज जुनता था, आपको पता है। इसकी माता मारवाड़ का राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के नाम से प्रसिद्ध थी। जो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी, ये इसकी माता थी। मित्रों, 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल से इसका विवाह हुआ था। याद करना, 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज से इसका विवाह हुआ था। मित्रों, इसका राज्याभिषेक 4 फरवरी 1628 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु के पश्चात इसका राज्याभिषेक होता है। मित्रों, ये राज्याभिषेक के समय अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब नाम से ये एक उपाधि धारण करता है। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब। इसके साथ साथ किरान शानी या किरान ए शानी की उपाधि भी ये धारण करके शासक बनता है, सम्राट बनता है या फिर बादशाह बनता है। 1666 ईस्वी में मृत्यु होती है। इसकी मृत्यु बड़ी दर्दनाक होती है। इसकी इच्छा के अनुसार इसे मकबरा यानी कि इसका जो मकबरा है वो आगरा के ताजमहल में ही बनाया गया, यानी कि इसे आगरा के ताजमहल में ही दफनाया गया। दूसरे सम्राटों की तरह या दूसरे बादशाहों की तरह इसे भी अपन 4-5 भागों के अंदर बांट करके पढ़ते हैं। पहला इसका राजनीतिक कार्यकाल, फिर इसका धार्मिक कार्यकाल, फिर इसका आर्थिक कार्यकाल, फिर सांस्कृतिक जीवन, और सांस्कृतिक में स्थापत्य, चित्रकला और संगीत कला के बारे में अपन इसकी जानकारी देखेंगे। एक एडिशनल पॉइंट और आएगा, वो है उत्तराधिकार का युद्ध। इसके बारे में भी अपन यहाँ से बात करेंगे छोटी सी। मित्रों, राजनीतिक विस्तार की बात करते हैं तो राजनीतिक विस्तार को 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक विद्रोह के काल का, यानी कि राजा के पक्ष में कौन कौन और कैसे कैसे विद्रोह हुए, और एक वह शासन या वह साम्राज्य जिसका विस्तार किया गया या साम्राज्य के लिए जो युद्ध किए गए उनके बारे में जानकारी लेना होता है। मित्रों, अब अपन चलते हैं राजनीतिक काल के अंदर। राजनीतिक काल में सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे अपन साम्राज्य विस्तार का, या साम्राज्य के लिए जो किए गए कार्य थे। इसने साम्राज्य के लिए बहुत बड़े कार्य ना करके 3 बहुत अच्छे कार्य किए थे। पहला, 1632 ईस्वी में इसने 1632 ईस्वी में हुगली नामक स्थान से पुर्तगालियों से युद्ध किया और पुर्तगालियों को हरा करके इसने टैक्स लेना प्रारंभ किया। याद करना, पुर्तगालियों के उपद्रव के कारण अकबर को भी पुर्तगालियों के ऊपर आक्रमण करना पड़ा था, और पहली बार जब गुजरात आक्रमण हुआ था उस समय पुर्तगालियों से अकबर मिला था, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, 1633 ईस्वी में अहमदनगर को जीता। हुसैन शाह को ग्वालियर में कैद करके मारा या हरा दिया, ये मान सकते हो, ग्वालियर में कैद कर दिया। अहमदनगर का शासक हुसैन शाह था, उस हुसैन शाह को हरा करके ग्वालियर में कैद करके रखा है और यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर चलते हैं 1636 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक को हरा करके वहां से कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया। याद करना, कोहिनूर का हीरा वही जो अभी ब्रिटिश क्राउन के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया। ठीक है ना, ये तीनों चीजें बहुत अच्छी की। इसने गोलकुंडा के ऊपर आक्रमण किया और कोहिनूर का हीरा वहां से प्राप्त कर लिया। इसके दूसरे चरण में चलते हैं तो दूसरा चरण ये है इसके प्रमुख विद्रोह। 3 इसके काल में प्रमुख विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह हुआ था 1628 में जब ये शासक बना। उसी समय में जुझार सिंह बुंदेला ने ये विद्रोह किया था। इस विद्रोह को औरंगजेब द्वारा 1635 ईस्वी में दबा दिया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के अंदर है। पहली बार जुझार सिंह बुंदेला ने किसके जुझार सिंह बुंदेला ने कब या जुझार सिंह बुंदेला ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था, इसके बारे में बात करते हैं। अब चलते हैं दूसरे विद्रोह के बारे में। तो दूसरा विद्रोह
28वें खाने जहां लोधी ने किया था और 1631 में इसे माधो सिंह द्वारा दबा दिया गया। 1631 में इसे माधो सिंह द्वारा दबा दिया गया। अब देखते हैं तीसरा विद्रोह 1632 में हरगोविंद सिंह, सिख गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा ये विद्रोह किया गया। मित्रों ये विद्रोह एक बाज को लेकर के हुआ। शाहजहां का था जो अति प्रिय था, वो उड़ करके हरगोविंद सिंह के पास चला जाता है और हरगोविंद सिंह से ये कहा जाता है कि वो बाज हमें लौटा दिया जाए, तो हरगोविंद सिंह मना कर देता है बाज लौटाने से और इसके ऊपर विद्रोह हो जाता है। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे वाले में धार्मिक जीवन की बात करते हैं, फिर अपन आएंगे आर्थिक और फिर अपन चलेंगे सांस्कृतिक जीवन के बारे में। लेते हैं अपन धार्मिक जीवन को। मित्रों धार्मिक जीवन में दो प्रकार से ये प्रभावित था। प्रारंभ में ये कट्टर था, बहुत ज्यादा धार्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। प्रारंभ में ये बहुत ज्यादा कट्टर था, परंतु इसके पुत्र दारा सिंह और पुत्री जहां आरा के संपर्क या के उनके विचारों से ये बाद में धीरे धीरे उदार हो जाता है। कुछ काम करते हैं, जैसे बलबन ने जो सिजदा और पैबोस की प्रथाएं जो लागू की थी उन्हें ये बंद कर देता है। सिजदा यानी झुक करके, पैबोस यानी पैर चूम करके, उसकी जगह पर चाहर तस्लीम यानी कि चाहर तस्लीम की प्रथा लागू की थी इसने, यानी कि आगे झुक करके। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया था, याद करना, हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया था। अकबर जैसे समाप्त कर देता है उसे ये वापस लगाता है, परंतु काशी के विद्वान कविंद्रा सरस्वती के आग्रह पर, यार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कविंद्रा सरस्वती के आग्रह पर पुनः इसे समाप्त कर देता है। किसको? तीर्थ यात्रा कर को। गो हत्या निषेध करता है, यानी कि गायों को काटना या गायों की हत्या करना निषेध कर देता है। बनारस, कश्मीर, गुजरात, इलाहाबाद में मंदिरों को तुड़वा देता है, परंतु देखिए यहाँ मंदिर तुड़वा रहा है, परंतु अहमदाबाद के मंदिरों की मरम्मत करवाता है, यानी कि मिश्रण है, इसके गुण के अंदर मिश्रण है। फिर चलते हैं इलाही संवत की जगह पर हिजरी संवत का प्रयोग करता है। दीन इलाही जो संवत चल रहा था, अकबर ने जो संवत चलवाया था, उस संवत की जगह पर यह हिजरी संवत का पुनः वापस प्रयोग करता है। ये इसकी धार्मिक व्यवस्थाओं के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु थे। देखो पहले ये कट्टर था दारा सिंह और जहां आरा की वजह से ये क्या होता है, उदार बन जाता है। सिजदा व पैबोस की प्रथा को समाप्त करता है, चाहर तस्लीम प्रथा लागू करता है, हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाता है, परंतु कविंद्रा सरस्वती जो काशी का रहने वाला था विद्वान, उस विद्वान के कहने पर ये क्या करता है, पुनः वापस तीर्थ यात्रा कर को हटा देता है। गो हत्या निषेध यानी गो हत्या लागू कर देता है, कोई किसी प्रकार की गाय की हत्या नहीं करेंगे। बनारस, कश्मीर, गुजरात व इलाहाबाद के मंदिरों को तोड़ता है, परंतु अहमदाबाद के मंदिर का ये जीर्णोद्धार करवाता है। इलाही संवत की बजाय हिजरी संवत को ये प्रयोग में लाता है। हम आते हैं आर्थिक जीवन पर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रयोग और वेरी इंपॉर्टेंट जीवन है। इसने दाम, याद करना, दाम और रुपए इन दोनों के मध्य में एक और सिक्का चलाया, उसे आना कहते हैं। वर्तमान के अंदर आना अभी भी प्रचलित में है, ध्यान रखना। 8 आना, 16 आना, 4 आना, जिसे अपन बोलते हैं 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया आदि। बीघा ए इलाही माप की जो प्रथा होती है ना, जो मापने के यानी कि जो अपनी भूमि माप की थी, तो बीघा ए इलाही, मीरा ए शाहजहानी, ये 2 माप की नई इकाइयां इसने प्रचलित की थी। ठीक है। भू राजस्व में इसने ठेकेदारी प्रथा यानी इजारा प्रथा, वेरी इंपॉर्टेंट, को लागू किया था। भू राजस्व के अंदर इसने ठेकेदारी या इजारा प्रथा को लागू किया था। मित्रों इजारा प्रथा का मतलब ठेके पर दे देना, यानी कि मुझे यहाँ से इतना ही लेना है, इसके अलावा ज्यादा हो तो आपका, कम हो तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। रावी नदी के ऊपर रावी नदी के ऊपर नहर फेज का निर्माण करवाया और किसानों के लिए खेती हेतु इसने नहर निकाली थी। फिर आते हैं दक्कन की लगान व्यवस्था। मित्रों दक्कन यानी दक्षिण भाग के अंदर लगान व्यवस्था को सुधारने के लिए इसने मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया था, और मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहते हैं। उत्तर भारत के अंदर टोडरमल ने भू राजस्व व्यवस्था के अंदर बहुत ही अच्छा प्रयोग किया था, बहुत ही अच्छी कार्य करने के कारण इसे ये बात कही गई। और दक्षिण भारत के अंदर मुर्शिद कुली खां ने कहा, इसीलिए इसे दक्षिण का, मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहते हैं। आर्थिक जीवन के बाद अपन सांस्कृतिक जीवन की बात करते हैं, तो सांस्कृतिक जीवन के अंदर मित्रों भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग कहते हैं इसको। भारतीय वास्तुकला, वास्तु यानी कि स्थापत्य कला की बात भी कर सकते हैं। और यहाँ इस समय में स्थापत्य की मुख्य विशेषताओं के अंदर सफेद संगमरमर का विशेष रूप से प्रयोग हुआ था। वापस देखिए, भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा गया इसे। और स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताएं
को अंदर सफेद संगमरमर का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। याद करना, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उठ करके आते हैं। आगे चलते हैं मित्रों, अपन चल रहे हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंदर सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग इसके काल में यानी कि पहले भी हुआ है, परंतु सर्वाधिक सफेद संगमरमर का प्रयोग इसके स्थापना होता है। इसके स्थापत्य मुख्य स्थान दो जगह है, आगरा और दिल्ली। आगरा के अंदर मुख्य स्थान के अंदर आते हैं, देखिए दीवाने आम आगरा के किले के अंदर ये बनाता है दीवाने आम, और ये सफेद संगमरमर से पहली शाहजहांकालीन इमारत है जो सफेद संगमरमर से बनती है। दूसरा आता है तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन। मित्रों ये तख्ते ताऊस 1739 के अंदर आक्रमण करता है नादिर शाह और इसे भारत से बाहर लेकर के चला जाता है। फिर इसके बारे में भी बात करेंगे। तख्ते ताऊस का निर्माता की बात करते हैं या मयूर सिंहासन की बात करते हैं। तो मित्रों बादलों में मोर बोला, याद करना मित्रों, बादलों में मोर बोला। बादलों यानी कि जैसे ही बादल होते हैं और गर्जना करते हैं तो मोर बोलते हैं, यानी कि मयूर सिंहासन। मोर का मतलब मयूर सिंहासन, बादलों में यानी बेबादल खान ने मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस का निर्माण किया था। मुश्म बुर्ज वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। मुश्म बुर्ज इसका अंतिम समय, शाहजहां का अंतिम समय मुश्म बुर्ज के अंदर ही निकलता है। इसे केद बना करके यहाँ डाल दिया जाता है औरंगजेब द्वारा, और अंतिम समय में मुमताज महल के मकबरे को ये निहारते हुए, ताजमहल की तरफ निहारते हुए ये मर जाता है। ठीक है। मस्जिद जहांनागा ये जहांआरा जो इसकी पुत्री थी जहांआरा उसके द्वारा निर्मित है और वर्तमान में इसे जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के अंदर चल रहे हैं। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो, परंतु जब आप नोट्स बना लेंगे तो इतिहास को शॉर्ट नोट्सों के अंदर आप याद करने की क्षमताएं कर लेंगे। जहांआरा द्वारा बनाई गई मस्जिद का नाम जामा मस्जिद है, जिसे मस्जिद जहांनागा भी कहा जाता है। मित्रों अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट स्थापत्य के ऊपर, और वो है ताजमहल। मित्रों ताजमहल का हुमायूं के मकबरा जो था, मैंने आपको पहले बताया हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ताजमहल को हुमायूं के मकबरे से प्रेरित होकर के बनाया गया। फिर बात रही ताजमहल का जो है गुंबदाकार, तो कदाकार गुंबदाकार है। ताजमहल कैसा बना हुआ है? कदाकार गुंबदाकार बना हुआ है, यानी कि गुंबद उसके ऊपर जो है वो कदाकार है। फिर आगे चलते हैं, ये क्यों बना, किसके लिए बना? तो ये बना था मुमताज महल जो इसकी पत्नी थी, 14वीं संतान यानी कि 14 नंबर की संतान जब पैदा कर रही थी तो प्रसव पीड़ा के समय इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके प्यार या प्रेम के प्रतीक के रूप में ये मुमताज महल के द्वारा मुमताज महल के लिए ताजमहल बनाता है, यानी मकबरा है। ये सबसे बड़ी बात ये क्या है? मकबरा है। दूसरी बात, ये भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा, इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यानी कि नारी के सम्मान का ये सबसे बड़ा उपमा है, तोहफा है। ठीक है। और वास्तुकार की जब बात करते हैं तो वास्तुकार इसका अहमद लाहौरी था। अहमद लाहौरी जिसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की थी, नादिर उल असरार। और इसका मिस्त्री कौन था? इसका मिस्त्री उस्ताद ईशा खां था। इसका मिस्त्री उस्ताद ईशा खां था। ईशा खां तो इसका मिस्त्री था। अहमद लाहौरी इसका क्या था? वास्तुकार था, जिसे नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की गई। मित्रों ताजमहल के ऊपर अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु जो प्रश्न इसमें है तख्ते ताऊस वाला है, तो ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रृंखला के अंदर है। अब आते हैं दिल्ली के अंदर। तो मित्रों 1638 के अंदर शाहजहानाबाद की स्थापना की थी। दिल्ली के अंदर शाहजहानाबाद है वो शाहजहां बसाता है। 1648 में ये पूर्ण हो जाता है, और जैसे ही पूर्ण होता है तो 1648 के अंदर राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तन कर दी जाती है। शाहजहां के काल में आगरा से राजधानी दिल्ली परिवर्तन कर दी जाती है। और अब बात करते हैं तो दिल्ली का जो लाल किला बनता है, और वो लाल किला हमीद अहमद के निर्देशन के अंदर बनता है। याद करना, हमीद अहमद के निर्देशन में किसका निर्माण हो रहा है? दिल्ली के लाल किले का। और लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास और रंगमेल, ये तीन चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। और दीवाने खास के लिए कहा गया है अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यानी कि इतना इसे स्थापत्य कला की दृष्टि से सुदृढ़ और महत्वपूर्ण बनाया गया है। मित्रों याद करिए, लाल किला किसने बनाया?
दिल्ली का लाल किला किसने बनाया, जिसे अभी अपने यहाँ पर ध्वजारोहण वगैरह करते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के ऊपर, तो लाल किले के अंदर किया जाता है। और लाल किले में दीवाने आम, दीवाने खास और रंगमहल 3 महत्वपूर्ण महल है। और लाल किला हमीद अहमद के निर्देशन में बनवाया शाहजहां ने था, ठीक है। और दीवान ए खास किसके दीवाने हो, खास रूप से उसका दीवाना हो, किसका, जिसको अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, उसके लिए आप अपने आप पर लेकर के इसको याद करने की कोशिश करो। अब चलते हैं अपन इससे आगे चित्रकला की बात कर लेते हैं, चलते हैं आगे, हम चित्रकला की बात करते हैं। चित्रकला में देवीय संरक्षण में चित्रों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है शाहजहां के काल में। देवीय संरक्षण का मतलब ये एक चित्र है, इसके इस तरह से चारों तरफ मतलब आभाएं प्रकाशित की जाती है, यानी प्रभा मंडल जिसे अपन कहते हैं उसका, यानी प्रकाश उसके पीछे से आना शुरू हो जाता है। और प्रमुख चित्रकारों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। चित्र इस समय में भी बहुत अच्छे चित्रकार हुए थे, जैसे फकीरुल्लाह, मीर हासिन, मुराद हुनर और मोहम्मद नादिर, मुराद हुनर, ठीक है। और अनूप चित्रा, इसके बारे में एक बार प्रश्न पूछा गया है कि अनूप चित्रा किसके समय में हुआ था या किसके समय में हुई थी, ये तो याद रखना। प्रभा मंडल का सर्वप्रथम पहली बार चित्रों के रूप में उपयोग, प्रभा मंडल का जो उपयोग होता है वो शाहजहां के समय में हो जाता है। अब आते हैं संगीत कला, तो संगीत कला के अंदर प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो नाम याद करने लायक है, लाल खां, विश्राम खां, रामदास, सूरसेन, दुरंग खां, जगन्नाथ खां, ये थोड़े से याद करने लायक है। ये सभी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर चित्रकार हुए थे, इनके बारे में बात की जाए। अब अपन आते हैं अंतिम समय और उत्तराधिकार का युद्ध। मित्रों शाहजहां अंतिम समय में जर्जर हो जाता है और 1657-58 के अंदर इसे कैद करके मुंस बुर्ज के अंदर औरंगजेब द्वारा डाल दिया जाता है। सबसे पहले सामूगढ़ का युद्ध होता है 14 फरवरी, बहुत बार आ चुका है 14 फरवरी, आपको याद करना चाहिए। 14 फरवरी 1658 के अंदर ये पहला युद्ध होता है जो शाह शुजा और शाही सेना के बीच में होता है, शाह शुजा और शाही सेना के बीच में होता है और बहादुरगढ़ के स्थान पर होता है। फिर दूसरे नंबर का विद्रोह होता है या दूसरे नंबर का युद्ध होता है, उसे धर्मत का युद्ध कहते हैं और ये 15 अप्रैल 1658 में होता है। इसमें औरंगजेब और शाही सेना के बीच में युद्ध होता है और औरंगजेब विजयी रहता है। यहाँ पर शाह शुजा और शाही सेना के बीच में युद्ध होता है, शाही सेना विजय रहती है। फिर यह आता है सामूगढ़ का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1658 ईस्वी को होता है और औरंगजेब और मुराद के बीच में होता है। ये औरंगजेब विजयी रहता है और मुराद को बंदी बना करके ग्वालियर डाल दिया जाता है, ग्वालियर के किले में, और अंत में इसे मार भी दिया जाता है। अंत में युद्ध होता है खाजुआ का युद्ध, जिसमें शाह शुजा की हार होती है या शाह शुजा जो पहले था ये शाही सेना को पराजित करके शाही सेना द्वारा पराजित था उसे वापस, तो औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में ये जो युद्ध होता है उसमें शाह शुजा को मार दिया जाता है और औरंगजेब विजय हो जाता है। फिर दारा सिकों का भी युद्ध होता है, दारा सिकों को भी मार दिया जाता है। मित्रों ये इस समय में 3, 4, 5 युद्ध हुए थे और उसका क्रम ये है BDSKD, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस BDSKD के बारे में ध्यान रखना। पहले बहादुरगढ़ का युद्ध आएगा, फिर धर्मत का युद्ध आएगा, फिर सामूगढ़ का युद्ध आएगा, ठीक है ना। फिर सामूगढ़ के बाद में दोराई का युद्ध आएगा। इस तरह से ये BDSKD ये युद्ध का क्रम है। इन युद्धों के क्रम के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये युद्ध का क्रम आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। शाह शुजा की हार होने के बाद डॉक्टर बर्नियर नाम का एक विदेशी यात्री था जो औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभ में आता है या शाहजहां के उत्तरार्ध काल के अंदर आता है। ये दारा की मृत्यु, जो दारा औरंगजेब का पुत्र था, बड़ा पुत्र, जिसकी वजह से वह धार्मिक शीतलताओं में आया था, उसकी मृत्यु का प्रत्यक्षदर्शी था, ठीक है। और 1659 अप्रैल में दारा की पराजय में औरंगजेब का राज्याभिषेक होता है और दारा को मार दिया जाता है, जिसका प्रत्यक्षदर्शी डॉक्टर बर्नियर रहता है। इसी के साथ धन्यवाद, बने रहिए मिशन 100+ कोचिंग क्लास के साथ। आगामी चैप्टर के अंदर बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप निरंतर इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है और हम जब भी क्लास के अंदर आएंगे तब आपको शॉर्ट एंड नोट्स लिखवा करके इन सब चीज़ों को कंप्लीट करवा देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।